नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नुक में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चंस जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह जो हमारी क्लास होने वाली है यह एक रिवीजन क्लास होने वाली है जिसमें हम किसी भी क्वेश्चन के बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो आज की यह क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन 10, बी ऑप्शन 11, सी ऑप्शन 8 और डी ऑप्शन 12। तो भारतीय संविधान में मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी भाई? 8 अनुसूचियां थी। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 अनुसूचियां। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां है भारतीय संविधान में? तो 12 है वर्तमान में। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 18, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 17, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 19 और डी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 21। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में दिया गया है भाई? वो दिया गया है आपका अनुच्छेद 17 में। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो ये अनुच्छेद 17 है यह किसके अंतर्गत आता है? ये आता है आपके जो मौलिक अधिकार है उनके अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है भाई? 6 मौलिक अधिकार है। इनका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 12 से 35 के बीच इनका वर्णन किया गया है। ठीक है भाई, आगे समझ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, बी ऑप्शन है उद्देशिका, सी ऑप्शन है अनुसूचिया और डी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद। तो संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है भाई? उद्देशिका को कहा जाता है, प्रियम्बल को कहा जाता है। लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जो कहा था वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो आपका आर्टिकल 32 है इसको भी भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, बी ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, सी ऑप्शन है आपका 52वें संविधान संशोधन के द्वारा और डी ऑप्शन आपका 93वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो उद्देशिका में जो आपका संशोधन किया गया था वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था 1976 में। ठीक है भाई, तीन शब्द जोड़े गए थे इसके अंदर। एक जोड़ा गया था आपका समाजवादी, दूसरा जोड़ा गया था आपका पंथ निरपेक्ष और तीसरा जोड़ा गया था आपका अखंडता। तो ये तीन शब्द जोड़े गए थे इस संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में। ठीक है, प्रियम्बल में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है जर्मनी और डी ऑप्शन आपका ब्रिटेन। तो एकल नागरिकता का जो प्रावधान लिया गया है भारतीय संविधान में वो कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, बी ऑप्शन है आपका सर्वोच्च न्यायालय को, सी ऑप्शन है संसद को और डी ऑप्शन है आपका संसद के अध्यक्ष को। तो जो भारत के राष्ट्रपति है उसको हटाने का अधिकार किसके पास है भाई? संसद के पास है। महाभियोग के द्वारा, महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा जो आपके राष्ट्रपति होता है उसको उसके पद से हटाया जा सकता है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 में किया गया है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 7, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है भारत का महान्यायवादी, बी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री और डी ऑप्शन है राष्ट्रपति। तो जो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है भाई? उपराष्ट्रपति होता है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन 35 वर्ष, बी ऑप्शन है 30 वर्ष, सी ऑप्शन है 21 वर्ष और डी ऑप्शन है आपका 25 वर्ष। तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 121, बी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 110, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 52 और डी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 41। तो धन विधेयक को परिभाषित किस अनुच्छेद में किया गया है भाई? अनुच्छेद 110 में। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 35 वर्ष, बी ऑप्शन है 30 वर्ष, सी ऑप्शन है 45 वर्ष और डी ऑप्शन आपका 25 वर्ष। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए भाई?
30 वर्ष होनी चाहिए, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है प्रश्नकाल, बी ऑप्शन है शून्यकाल, सी ऑप्शन है आपका गणपूर्ति और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सदन की कार्यवाही का जो प्रथम घंटा होता है वो क्या कहलाता है भाई? प्रश्नकाल कहलाता है। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है बी के मुखर्जी, बी ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी ऑप्शन आपका सर बी एन राव। तो क्या कहा इसने? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष। तो स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो बी एन राव को नियुक्त किया गया था। ठीक है भाई, ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान कब स्वीकार किया गया? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, बी ऑप्शन है 9 दिसंबर 1945, सी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 और डी ऑप्शन आपका 26 नवंबर 1950। तो भारतीय संविधान को स्वीकार कब किया गया था भाई? 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब किया गया था? लागू किया गया था आपका 26 जनवरी 1950 को। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है रूस, बी ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, सी ऑप्शन है कनाडा और डी ऑप्शन आपका फ्रांस। तो मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं भाई? वो लिए गए हैं रूस से। ठीक है, वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, जिनका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में किया गया है और आर्टिकल 51 ए में किया गया है। ये मूल संविधान में नहीं थे, इनको 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 15, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 390 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, बी ऑप्शन है 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां, सी ऑप्शन है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां और डी ऑप्शन आपका 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। तो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो 395 तो अनुच्छेद थे और अनुसूचियां कितनी थी भाई? 8 अनुसूचियां थी। और भाग कितने थे? भाग आपके 22 भाग थे। कितने भाग थे भाई? 22 भाग थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? ए एकल नागरिकता, बी दोहरी नागरिकता, सी राज्य की नागरिकता और डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 5 से 11 के बीच किया गया है। ठीक है भाई, एकल नागरिकता का जो वर्णन किया गया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के बीच किया गया है। समझ गए? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आप बी के मुखर्जी, बी ऑप्शन आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी ऑप्शन आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी ऑप्शन आपका सर बी एन राव। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताना। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप मुझे कमेंट करना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है महाभियोग द्वारा, बी ऑप्शन है संसद के किसी भी सदन द्वारा, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री द्वारा और डी ऑप्शन आपका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पूर्व किस प्रकार हटाया जा सकता है भाई? महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 में किया गया है। ठीक है भाई, जो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है वो संसद के द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित कर देते हैं? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है उपराष्ट्रपति को, बी ऑप्शन आपका प्रधानमंत्री को, सी ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष को और डी ऑप्शन आपका महान्यायवादी को। तो जो राष्ट्रपति होते हैं वह अपना त्यागपत्र किसको देते हैं भाई? वो देते हैं आपके उपराष्ट्रपति को। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका अनुच्छेद 352 का 3,
बी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 352 का 5, सी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 452 का 3 और डी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 300 का 4। तो जो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है वो किस अनुच्छेद में किया गया है भाई, वो 352 के 3 में किया गया है। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है भारत का महान्यायवादी, बी राष्ट्रपति, सी कानून मंत्री और डी भारत के सॉलिसिटर जनरल। तो भारत का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वो कौन होता है भाई? भारत का महान्यायवादी होता है। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 550, बी ऑप्शन आपका 552, सी ऑप्शन है 530 और डी ऑप्शन आपका 543। तो वर्तमान में जो लोकसभा की सदस्यों की संख्या है वो कितनी है भाई? वो है आपकी 543 और मैक्सिमम कितनी है? तो 550। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है भारत की और डी ऑप्शन आपका जर्मनी की। तो शून्यकाल जो देन है वो किसकी है भाई? वो भारत की है। ठीक है, संसदीय व्यवस्था में जो शून्यकाल है वो किसकी देन है? वो भारत की है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए प्रधानमंत्री के द्वारा, बी राष्ट्रपति के द्वारा, सी उपराष्ट्रपति के द्वारा और डी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले कराया था, है ना, पहले क्वेश्चन में कराया था। ए बी के मुखर्जी, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी सर बी एन राव। तो संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? वो किया गया था बी एन राव को। ठीक है, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑप्शन है आयरलैंड, सी ऑप्शन है ब्रिटेन और डी ऑप्शन आपका ऑस्ट्रेलिया। तो न्यायिक समीक्षा किस देश से ली गई है? वो ली गई है आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए से। ठीक है, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश से प्रेरित है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन है जर्मनी, सी ऑप्शन है जापान और डी ऑप्शन आपका आयरलैंड। तो आपातकालीन उपबंध किस देश से लिए गए हैं भारतीय संविधान में? वो लिए गए हैं भाई जर्मनी से। कितने हैं भारतीय संविधान में? तीन है आपके आपातकालीन उपबंध। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका संसदीय, बी ऑप्शन आपका संघीय, सी ऑप्शन है आपका एकात्मक और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? वो की गई है आपके संसदीय शासन प्रणाली की, जो कि कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी ऑप्शन आपका ग्रैनविल ऑस्टिन और डी ऑप्शन आपका सर बी एन राव। तो नीति निर्देशक सिद्धांत तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका राज्यों का संघ होगा, ये राज्य का नहीं, राज्यों का संघ। बी ऑप्शन आपका केंद्र शासित राज्यों का संघ, बी ऑप्शन आपका राज्यों व केंद्र शासित राज्यों का संघ और डी इनमें से कोई नहीं। तो संविधान के जो प्रथम अनुच्छेद है उसके अनुसार भारत होगा क्या? राज्यों का संघ। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन पंजाब और डी ऑप्शन आपका राजस्थान। तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश का। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के बाहर लगातार कितने वर्ष तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? तो आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन 5 वर्ष, बी ऑप्शन 10 वर्ष, सी ऑप्शन 7 वर्ष और डी ऑप्शन आपका 12 वर्ष। तो अगर आप भारत से 7 वर्ष बाहर रहते हो तो आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी भाई?
समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका अनुच्छेद 19, बी ऑप्शन अनुच्छेद 17, सी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 15 और डी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 14। जो अनुच्छेद 14 है आपका, वो विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। पहले कितने थे? 7 थे। तो जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया था आपका मौलिक अधिकारों से। ठीक है, तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है, जिनका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है और अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 12 से 35 के बीच इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन अनुच्छेद 19, बी ऑप्शन अनुच्छेद 17, सी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 15 और डी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 14। तो भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता प्रदान करता है वो है आपका अनुच्छेद 19। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका राष्ट्रपति, बी ऑप्शन आपका न्यायपालिका, सी ऑप्शन आपका प्रधानमंत्री और डी ऑप्शन आपका संसद। तो मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है वो कौन है भाई? आपका न्यायपालिका। ठीक है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जाती है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी ऑप्शन आपका उत्प्रेषण, सी ऑप्शन है आपका परमादेश और डी ऑप्शन आपका निषेध। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका सर्वोच्च न्यायालय, बी ऑप्शन है संसद, सी ऑप्शन है लोकसभा और डी ऑप्शन आपका राज्यसभा। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो उत्पन्न विवाद होते हैं उनका निपटारा कौन करता है? तो वो सर्वोच्च न्यायालय करता है। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं 1 मिनट पानी पी लूं, मेरा गला सूख गया बिल्कुल पढ़ाते पढ़ाते। चलो भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता प्रदान करता है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका अनुच्छेद 54, बी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 57, सी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 55 और डी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 58। तो जो आपका अनुच्छेद 57 है यह निर्धारित करता है कि आप कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकते हो। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका संसद को, बी ऑप्शन है लोकसभा को, सी ऑप्शन है राज्यसभा को और डी ऑप्शन आपका राष्ट्रपति को। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का जो अधिकार है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति के द्वारा, बी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति के द्वारा, सी ऑप्शन आपका लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा और डी ऑप्शन आपका राज्यसभा के द्वारा। तो लोकसभा और राज्यसभा का जो संयुक्त अधिवेशन होता है वो कौन आहूत करता है? वो करता है आपका राष्ट्रपति। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर करता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन आपका राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है वित्त मंत्री और डी ऑप्शन आपका लोकसभा उपाध्यक्ष। तो वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है आपके राष्ट्रपति। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है राष्ट्रपति के द्वारा, बी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति के द्वारा, सी ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा और डी ऑप्शन है आपका महान्यायवादी के द्वारा। तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसका वर्णन आर्टिकल 75 के ए में किया गया है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है राष्ट्रपति,
बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष और डी ऑप्शन आपका वित्त मंत्री। तो संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? वो होती है आपकी प्रधानमंत्री की, पीएम के पास। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर सलाह कौन देता है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका विधि आयोग, बी ऑप्शन आपका महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल, सी ऑप्शन आपका उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और डी ऑप्शन आपका सोलिसिटर जनरल। तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर सलाह कौन देता है? वो देता है आपका महान्यायवादी। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, बी ऑप्शन है लोकसभा उपाध्यक्ष को, सी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति को और डी ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति को। तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? वो देता है आपका लोकसभा के उपाध्यक्ष को। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्यीय संख्या कितनी है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका 230, बी ऑप्शन आपका 350, सी ऑप्शन आपका 250 और डी ऑप्शन आपका 245। तो राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? तो वो है आपकी 250। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 11, सी ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन है आपका 12। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूं, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करना। ठीक है भाई, मैं बता देता हूँ कि वर्तमान में कितनी है। तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां है। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? आप मुझे आंसर कमेंट करना इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करना। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है आपका 1। तो एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 3 सत्र बुलाए जाते हैं। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए कनाडा, बी ब्रिटेन, सी जर्मनी और डी आयरलैंड। तो भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? वो है कनाडा। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कनाडा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका मुख्यमंत्री, बी ऑप्शन है राज्यपाल, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? तो राज्यपाल की सलाह पर लागू किया जाता है। ठीक है भाई, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में किया गया है। ठीक है भाई, राष्ट्रपति शासन का जो वर्णन किया गया है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 356 में किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है वित्त मंत्री, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री और डी ऑप्शन आपका लोकसभा अध्यक्ष। तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, बी ऑप्शन आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, सी ऑप्शन है 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो और डी ऑप्शन आपका 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो पदावधि होती है वो होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन आपका उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, सी ऑप्शन आपका प्रधानमंत्री और डी ऑप्शन आपका लोकसभा अध्यक्ष। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 368, बी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 324, सी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 329 और डी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 327। तो भारतीय संविधान में जो संशोधन का प्रावधान दिया गया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में दिया गया है। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दो प्रकार से आप संशोधन कर सकते हो, एक तो आप विशेष बहुमत से कर सकते हो और दूसरा विशेष बहुमत प्लस
आधे से अधिक राज्यों के सदस्यों के अनुमोदन से कर सकते हो। ठीक है भाई, तो दो प्रकार से आप भारतीय संविधान में संशोधन कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका 42वें संविधान संशोधन को, बी ऑप्शन आपका 69वें संविधान संशोधन को, सी ऑप्शन 106वें संविधान संशोधन को और डी ऑप्शन आपका 73वें संविधान संशोधन को। तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है, लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है भाई, 42वें संविधान संशोधन को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका 17वें संविधान संशोधन, बी ऑप्शन आपका 69वें संविधान संशोधन, सी ऑप्शन आपका 29वें संविधान संशोधन और डी ऑप्शन आपका 34वें संविधान संशोधन। तो 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली राष्ट्र को राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? जो 9वीं अनुसूची है वह किससे है भाई? लैंड रिफॉर्म से संबंधित है ना, भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है। वो कब जोड़ी गई ये बताना है हमें। ए प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, बी दूसरा संविधान संशोधन 1955 के द्वारा, सी तीसरा संविधान संशोधन 1954 के द्वारा और डी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो जो 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी वह प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरित है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आयरलैंड, बी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, सी ऑप्शन आपका सोवियत संघ और डी ऑप्शन आपका जापान। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? वो लिए गए हैं आयरलैंड से। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आयरलैंड, बी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, सी ऑप्शन है आपका सोवियत संघ और डी ऑप्शन आपका ब्रिटेन। तो भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का जो प्रावधान लिया गया है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 में किया गया है। कितने में किया गया है? 368 में किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है कनाडा, बी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, सी ऑप्शन है सोवियत संघ और डी ऑप्शन है जापान। तो शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किससे ली गई है? वो ली गई है आपकी कनाडा से। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, भारत के संविधान में समवर्ती सूची किस देश से दी गई है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, सी ऑप्शन है सोवियत संघ और डी ऑप्शन आपका ब्रिटेन। तो भारत के संविधान में समवर्ती सूची किससे दी गई है? वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची के विषय पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका 10वीं अनुसूची, बी ऑप्शन आपका 9वीं अनुसूची, सी ऑप्शन आपका तीसरी अनुसूची और डी ऑप्शन आपका प्रथम अनुसूची। तो भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का जो प्रावधान दिया गया है वह प्रथम अनुसूची में दिया गया है। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, समाजवादी अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा, बी ऑप्शन आपका 69वें संविधान संशोधन द्वारा, सी ऑप्शन आपका 44वें संविधान संशोधन द्वारा और डी ऑप्शन आपका 73वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी उसमें समाजवादी अखंडता और पंथ निरपेक्ष तीन शब्द जोड़े गए थे। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन संसद, बी ऑप्शन प्रधानमंत्री को, सी ऑप्शन आपका राज्यसभा को और डी ऑप्शन आपका लोकसभा को। तो भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का जो अधिकार है वो किसके पास है भाई? वो है आपका संसद के पास। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, अनुच्छेद 18 का संबंध है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका उपाधियों के अंत से, बी ऑप्शन आपका अस्पृश्यता के अंत से,
सी ऑप्शन आपका राज्य की परिभाषा से और डी ऑप्शन आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। तो जो आपका अनुच्छेद 18 है वो है उपाधियों के अंत से संबंधित, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत, बी ऑप्शन है मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत, सी ऑप्शन है चुनाव आयोग अधिनियम के अंतर्गत और डी ऑप्शन आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत। तो भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली है, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत है, जिसका वर्णन अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 40 में किया गया है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 63, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 52, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 53 और डी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 51। तो संघ की कार्यपालिका जो शक्तियां है, कार्यपालिका की जो शक्तियां है वह अनुच्छेद 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है भाई, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, बी ऑप्शन आपका राज्यसभा की अनुशंसा पर, सी ऑप्शन आपका लोकसभा की अनुशंसा पर और डी ऑप्शन आपका स्वयं इच्छा से। तो राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी ना हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी ऑप्शन आपका लोकसभा के अध्यक्ष, सी ऑप्शन आपका राज्यसभा के अध्यक्ष और डी ऑप्शन आपका भारत के महान्यायवादी। तो जब भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो और उपराष्ट्रपति बना हो तो उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है यह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद, बी ऑप्शन आपका उपराष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद, सी ऑप्शन आपका महान्यायवादी के हस्ताक्षर के बाद और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। जब एक विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो वह अधिनियम कब बनता है? तो वो बनता है आपका राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन 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 सम्मिलित होते हैं? मतलब भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित होता है, क्वेश्चन है ये। ए संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, बी संसद के दोनों सदनों के सभी मनोनीत सदस्य, सी विकल्प ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल होता है उसमें कौन कौन सम्मिलित होते हैं भाई? आपके संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विकल्प ए और बी दोनों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका 6 माह तक, बी ऑप्शन है 12 माह तक, सी ऑप्शन है 9 माह तक और डी ऑप्शन आपका 3 माह तक। तो संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति कितने माह तक केंद्र मंत्री रह सकता है? तो वो 6 माह तक रह सकता है, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, केंद्रीय मंत्री कब तक रह सकता है? तो 6 माह तक रह सकता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है राज्य सरकार का, बी ऑप्शन है भारत सरकार का, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति का और डी ऑप्शन आपका सर्वोच्च न्यायालय का। तो भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? तो भारत सरकार का, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 2 वर्ष, बी ऑप्शन आपका 4 वर्ष, सी ऑप्शन आपका 6 वर्ष और डी ऑप्शन आपका 5 वर्ष। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 15, बी ऑप्शन है 25, सी ऑप्शन है 13 और डी ऑप्शन आपका 10। तो संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थे? तो 15, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर,
बी ऑप्शन आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन आपका डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा और डी ऑप्शन आपका जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे भाई आपके, वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? आपको चार ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 10 और डी ऑप्शन है 15। तो भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन है 9वीं अनुसूची में, बी ऑप्शन है 10वीं अनुसूची में, सी ऑप्शन आपका 8वीं अनुसूची में और डी ऑप्शन आपका 11वीं अनुसूची में। तो राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम या किन नामों से किया गया है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन आपका भारत तथा इंडिया, बी ऑप्शन है केवल भारत, सी ऑप्शन आपका हिंदुस्तान तथा इंडिया और डी ऑप्शन आपका भारत, इंडिया और हिंदुस्तान। तो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है भाई? भारत तथा इंडिया से। ठीक है, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन आपका बेरूबारी, बी ऑप्शन आपका सज्जन सिंह, सी ऑप्शन आपका गोलकनाथ और डी ऑप्शन आपका केशवानंद भारती। जो बेरूबारी केस था उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जो उद्देशिका है, जो प्रियम्बल है, मतलब जो प्रस्तावना है भारत के संविधान की, वो क्या है, संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर उसके बाद केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो आपकी प्रियम्बल है, जो उद्देशिका है, वो भारतीय संविधान का हिस्सा है। ठीक है, तो ये आपको दोनों केस याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं, ए 2, बी 3, सी 5 और डी 4। तो भारतीय संविधान की जो प्रियम्बल है उसमें तीन प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक आपका सामाजिक, दूसरा आपका आर्थिक और तीसरा आपका राजनीतिक। ठीक है भाई, इन तीन प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होते हैं। आपको चार ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन है संविधान से, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति से, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री से और डी ऑप्शन आपका संसद से। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को जो प्राधिकार प्राप्त होते हैं वो किससे होते हैं? संविधान से प्राप्त होते हैं। ठीक है, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन है भारत की जनता, बी ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है भारत का संविधान और डी ऑप्शन है आपका भारत की संसद। तो भारत में राजनीतिक सत्ता का जो प्रमुख स्रोत है वो कौन है? भारत की जनता। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन है आपका स्वतंत्रता का, बी ऑप्शन है न्याय का, सी ऑप्शन है आपका समानता का और डी ऑप्शन आपका भाईचारे का। तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जो चक्र है वो किसका प्रतीक है? वो है आपका न्याय का, जिसके अंदर कितनी तिल्लियां होती है? 24 तिल्लियां होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी दमन और दीव, सी गोवा और डी है पुडुचेरी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोवा। गोवा क्या है? एक राज्य है, ना कि केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? ठीक है, ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 4 और डी भाग 5। तो भारत के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो भाग 2 में। ठीक है, किस में पाते हैं भाई नागरिकता से संबंधित प्रावधान? तो भाग 2 में पाते हैं, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 5 से 11 के बीच किया गया है। ठीक है भाई, एकल नागरिकता का जो प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल 5 से 11 के बीच किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? आपको चार ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन आपका अनुच्छेद 112 से 115, बी अनुच्छेद 12 से 35, सी अनुच्छेद 5 से 11 और डी अनुच्छेद 36 से 51।
तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच और भाग 3। ठीक है, जो आपके मौलिक अधिकार है वे कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है जिनका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका अनुच्छेद 17, बी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 18, सी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 23 और डी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 24। तो बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? वो है आपका अनुच्छेद 24, जिसमें आप 14 साल से कम उम्र के बच्चों से कारखानों में काम नहीं करवा सकते हो। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है संसद, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है मंत्रिमंडल, डी ऑप्शन है आपका सर्वोच्च न्यायालय। तो मूल अधिकारों का जो संरक्षक होता है वो कौन होता है भाई? आपका सर्वोच्च न्यायालय होता है। आर्टिकल 32 के अनुसार अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 32, बी ऑप्शन अनुच्छेद 40, सी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 51 और डी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 48। तो जो आपका अनुच्छेद 40 है वह राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। जो किसके अंतर्गत आता है भाई? ये आता है आपका डीपीएसपी के, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, जिनका वर्णन आर्टिकल आपका 36 से 51 के बीच किया गया है। ठीक है, समझ गए? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका 9, बी ऑप्शन आपका 8, सी ऑप्शन आपका 11 और डी ऑप्शन आपका 13। तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है भाई? 11 मौलिक कर्तव्य है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इनको 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है भाई, पहले 10 थे, फिर अब वर्तमान में कितने हैं? अब 11 है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, बी ऑप्शन है राज्यसभा अध्यक्ष, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री और डी ऑप्शन आपका उपराष्ट्रपति। तो जो राष्ट्रपति होता है वह अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, बी ऑप्शन है लोकसभा स्पीकर द्वारा, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री द्वारा और डी ऑप्शन आपका राज्यसभा स्पीकर द्वारा। तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक को आहूत करता है वो कौन करता है? वो करते हैं आपके राष्ट्रपति। ठीक है, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। और इसकी संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? तो वो करता है आपका लोकसभा स्पीकर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका राष्ट्रपति, बी ऑप्शन आपका उपराष्ट्रपति, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री और डी ऑप्शन आपका लोकसभा के अध्यक्ष। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? वो होता है आपके उपराष्ट्रपति। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, भारत के प्रधानमंत्री डैश होते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका निर्वाचित, बी ऑप्शन आपका चयनित, सी ऑप्शन आपका मनोनीत और डी ऑप्शन आपका नियुक्त। तो जो प्रधानमंत्री होते हैं भारत के वो क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। कौन करता है इनकी नियुक्ति? तो वो करता है आपके प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रपति। आर्टिकल 75 के 1 के अनुसार। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, भारत के प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी, यहाँ पे लिखा होगा कितनी होनी चाहिए? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका 21 वर्ष, बी ऑप्शन आपका 25 वर्ष, सी ऑप्शन आपका 30 वर्ष और डी ऑप्शन आपका 35 वर्ष। तो भारत के प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए भाई? 25 वर्ष। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका संसद का सदस्य नहीं, बी ऑप्शन आपका लोकसभा का सदस्य, सी ऑप्शन आपका राज्यसभा का सदस्य और डी ऑप्शन आपका दोनों सदनों का सदस्य। तो क्वेश्चन क्या है कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तो लोकसभा के सदस्य होते हैं आमतौर पर। तो वैसे राज्यसभा के भी हो सकता है। ठीक है भाई, भारतीय संविधान में दिया गया है कि लोकसभा या राज्यसभा का किसी का भी सदस्य हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 98, सोलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका सरकारी अधिवक्ता, बी ऑप्शन आपका राष्ट्रपति का कानूनी अधिकारी, सी ऑप्शन आपका कानूनी सलाहकार और डी ऑप्शन आपका अप्रशासनिक अधिकारी। तो जो सोलिसिटर जनरल होता है वो कानूनी सलाहकार होता है, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका जनसंख्या, बी ऑप्शन आपका क्षेत्रफल, सी ऑप्शन आपका गरीबी और डी ऑप्शन आपका भाषा। तो लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती है? तो जनसंख्या के आधार पर, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 मतलब 100, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, सी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसी के पास नहीं है, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि ये क्या है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसके जो सदस्यों का कार्यकाल होता है, इसका कार्यकाल नहीं होता है। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या होते रहते हैं, सेवानिवृत्त होते रहते हैं, इसलिए इसको क्या भंग नहीं किया जाता। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 100 के 100 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 100 के 100 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट करने के लिए बोला है उनका आंसर, तो आप मुझे उनका आंसर जरूर कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।